हमारे साथ तमाम सारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आतिशी का क्या आक्रामक अंदाज वो उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गया? देखिए आलोक जी, ऐसा आपको भी पता है कि आतिशी जी जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री, क्योंकि ये उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं केवल 3 महीने के लिए नाइट वॉचमैन के रूप में आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मुख्यमंत्री वाला उनके अंदर कोई गट्स होगा, मुख्यमंत्री वाला उनके पास कोई अधिकार होगा, मुख्यमंत्री वाला उनके पास कोई दायित्व होगा, मुख्यमंत्री वाला वो कोई काम कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है आलोक जी, मेरा ये मानना है कि आप केवल और केवल एक जिसको कहते हैं कि आप पद पे चले जाए, लेकिन आपका उतना कद बने या नहीं बने ये एक अलग चीज है। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो आप बोलने से तो प्रधानमंत्री हो गए, पद तो आपका हो गया, लेकिन कद बना या नहीं बना ये हमने देश के इतिहास में देखा है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे लेकिन वो उनका कद नहीं बन पाया जो पद के साथ साथ था। वो स्थिति आज आतिशी की है। रही बात यहाँ पे जिस तरीके से अभी ये जो भी राजनीतिक यहाँ पे नुगा कुश्ती या जिसको कहते हैं राजनीतिक घमासान चल रहा है, आलोक जी मुझे एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने से उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप थे क्या वो अब अपराध मुक्त हो गए? क्या अब वो उन चीजों से उनका दाग धुल गया है? पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने इस्तीफा किस लिए दिया है। अपराध बोध महसूस करके इस्तीफा दिया या उन्होंने अपने आप को निरपराध बता करके इस्तीफा दिया? अगर निरपराध है तो इस्तीफा क्यों दिया, और अगर अपराध बोध करके अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, रही बात वो कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है कि जनता की अदालत तो अभी शुरुआत, अभी इतने दिन क्यों आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं? हरियाणा के अंदर जनता की अदालत बज रही है ना, आप जाइए हरियाणा के अंदर, आपके 90 कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाकर के वहां हरियाणा की जनता से कहिए कि आपको अगर मैं ईमानदार लगता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता सीमावर्ती राज्य भी है, और ऐसा है नहीं, भारतीय जनता तो सारे एक जैसी है। अगर दिल्ली की जनता आपको ईमानदार मानती है तो हरियाणा की जनता भी ईमानदार मानेगी। अगर आपको दिल्ली की जनता बेईमान मानती है तो हरियाणा की निरंजन तो नहीं हो सकता था कि ठीक है निरंजन जी, जनता आपकी जी ठीक है निरंजन जी। पोद्दार जी, अपनी सीट सौंपने के दुष्परिणाम भी देश ने देखे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मैं इसलिए इस चर्चा को आपसे जोड़ रहा हूं कि दो जानकारियां तो मेरे पास ही है, और अभी तो लेटेस्ट झारखंड में ही हुआ था। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपनी सीट सौंपी, और उसके बाद जब आए और जब उन्होंने ये कहा कि हमको वापस मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन चंपई सोरेन उनके साथ नहीं रहे। आपने अच्छी तरीके से पता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बारे में भी आपको पता होगा कि बिहार में भी ऐसी स्थितियां आई और नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी जीतन राम मांझी को सौंपी, लेकिन जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार आज दोनों अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। क्या उस तरीके की परिस्थितियां दिल्ली में फ्यूचर में, भविष्य में देखने को तो नहीं मिलेंगी? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो काल्पनिक सवाल आपने पूछा है मेरे मन में तो इससे भी आगे जाकर के एक काल्पनिक सवाल और आता है, जिसकी अब मेरी जो ज्ञान पिपासा है वो अभी तक किसी ने शांत करने का प्रयास नहीं किया। और वो पिपासा क्या है कि मान लीजिए 2025 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी अपनी नई दिल्ली सीट हार जाए और आतिशी जी अपनी कालका सीट जीत जाए, तो क्या उसके बाद में भी मुख्यमंत्री पद के ऊपर केजरीवाल जी वापस आएंगे या आतिशी जी उसको कंटिन्यू करेंगी? बस एक काल्पनिक सवाल ये और करना। और रही बात, देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं समझ में आया आलोक जी, मैं भी दिल्ली का एक नागरिक हूँ, और आप यकीन मानिए कि पिछले कई वर्षों से, पिछले लगभग 10 वर्षों से जो मैं यहाँ पे दिल्ली की राजनीति में कहानी घर घर की देख रहा हूँ, या साथ भी कहूँ सही, कभी बहुत ही वो जो सीरियल में चलता है, कभी ये कभी वो, मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि
कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर ये कहते रह गए कि भाई हमारे को एलजी ने कुछ नहीं करने दिया, हमारे सारे हाथ काट दिए, संविधान बदल दिया और सारी की सारी पावर एलजी को ट्रांसफर कर दी, और अब ये कह रहे हैं कि वोट हमें दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। भाई अगर आपके पास अगर काम करने की क्षमता थी, आपके पास अगर काम करने का वो मादा था, तो आखिर 5 साल जनता के सामने केवल और केवल आप ये रुधारी राजनीति क्यों करते रहे? और अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमारे को काम नहीं करने दिया गया, सारे पावर एलजी को दे दिए गए, तो फिर अब आप वोट लेकर के मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री ये सब बनने के बाद में केवल तनख्वाहें लेंगे, केवल वहां पे मजे मारेंगे, केवल गाड़ियां लेंगे, लाल बत्ती लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि फिर क्या दिल्ली 5 वर्ष तक आपको सत्ता में लाने के बाद में वही संघर्ष देखेगी? और सीधी सी बात है, मैं तो एक बात जानता हूं आलोक जी, कि जब सत्ताएं होती हैं, सत्ताएं समन्वय से चलती है। सत्ता में आने के लिए तो संघर्ष किया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में समन्वय बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन भी जेल में गए थे ईडी के सेम केस में, और अभी प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले झारखंड गए, हेमंत सोरेन ने वहां जाकर के और प्रधानमंत्री जी का एयरपोर्ट के ऊपर अगवानी की स्वागत किया। चाहे राजनीतिक मतभेद हो, विचारधाराएं अलग हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन एक समन्वय है, एक प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे तो जिस तरीके से यहाँ पे वैमनस्य की राजनीति चलती है, क्या दिल्ली 5 वर्ष फिर अपने आप को स्टैंड बाई पे देखेगी? क्या दिल्ली 5 वर्ष अपने आप को ये देखेगी कि दिल्ली के अंदर जब भी कोई समस्या होगी आप एलजी की तरफ उंगली कर दीजिए, एलजी सरकार की तरफ उंगली कर देंगे, और दिल्ली की जनता गर्मियों के अंदर पानी के लिए तरसती रहेगी, उसके 2 महीने बाद में बारिशों के अंदर जल भराव से तरसती रहेगी, उसके 2 महीने बाद में पॉल्यूशन से तरसती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक स्टैंड तो लीजिए कि या तो आपको केंद्र सरकार ने, एलजी ने आपको काम करने दिया है, या आप ये कहिए कि हमें काम नहीं करने दिया, तो फिर आप आगे कौन से संवैधानिक सिस्टम से काम करेंगे, उसका भी आप एक बार हमें बताइए कि आप किस कैपेसिटी में अब दोबारा से वोट मांगने जा रहे हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आई आलोक जी। जी बिल्कुल ठीक है। आरोप पोद्दार जी, जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल जी की ये कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल कैसे रोका जाए, दूसरा भ्रष्टाचार और कुर्सी प्रेम, इस आरोप से कैसे निकला जाए, इसीलिए ये फैसले लेने पड़े उनको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आतिशी के गद्दी नशीन होने के बाद क्या केजरीवाल जी इन आरोपों से मुक्त हो पाएंगे, इन आरोपों में कुछ कमी आ पाएगी, या जो बीजेपी की धार है वो कमजोर पड़ जाएगी? देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना है कि जो अभी केजरीवाल जी ने अभी ये इस्तीफे वाला स्टंट किया है, मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं कोई वोटों पे प्रभाव पड़ेगा, ना कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एकदम जनता के बीच की बात, आज मैं पूरे दिन जनता के बीच में था और मैंने बहुत लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करी, और मैं उन्हीं का एक सारांश आपको बता रहा हूँ। जनता को इस चीज का कोई फर्क नहीं होगा, वो इस्तीफा दे नहीं दे, उन्होंने केवल और केवल अपना जो उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में था, यानी कि व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, केवल उसको सुचारू करने के लिए कि जिस तरीके से 4 महीने 5 महीने के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अगर चुनाव जीत करके आ जाते हैं तो दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का अपना रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से मैं जो है ईमानदारी का सर्टिफिकेट दूंगा। पहली बात तो ये रही बात। दूसरी, यहाँ पे जिस तरीके से आतिशी जी के बारे में सवाल उठ रहे हैं, उनका जिस तरीके से मार लेना, यानी कि मार्क्स से मार और लेनिन से लेना, तो इस तरीके से उन्होंने उनके माता पिता ने उनका नाम रखा आतिशी मार लेना, और वो हार्ड कोर कम्युनिस्ट रही है। और ये भी इतिहास का सच रहा है कि जिस तरीके से उनके विचार इन चीजों पे रहे हैं, चाहे कश्मीर के अंदर चाहे रेफरेंडम में हो, चाहे बुरहान वानी पे हो, चाहे याकूब मेमन पे हो, तो जिस तरीके से मर्सी पे, तो चलिए अतीत की बात को छोड़िए, लेकिन आज जिस तरीके से वो दिल्ली की, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पे है, तो आज कम से कम उनको अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए कि उस समय उनके जो विचार थे वो उन विचारों पे कायम है, या आज वो अपने विचार बदल चुकी है। आज वो जो देश का सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट के साथ है, पहली बात।
दूसरी बात, आलोक जी मुझे एक चीज बताइए कि जो जिस तरीके से बातें करते हैं, ये जो राजनीतिक पार्टी है ये आई थी भ्रष्टाचार उन्मूलन का आंदोलन निकाल करके, और उसके बाद भी जिस तरीके से बड़े बड़े वादे हुए, मुझे नहीं पता ये कि आबकारी शराब के अंदर घोटाला हुआ नहीं हुआ, लेकिन तीन चीजें जरूर है, मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है शाब्दिक भ्रष्टाचार, एक होता है वैचारिक भ्रष्टाचार, और एक होता है नैतिक भ्रष्टाचार। अब मुझे एक बात बताइए, जो मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे ये बात कह सकता है कि दिल्ली के मालिक हम हैं, जबकि लोकतंत्र के अंदर मालिक की कोई अवधारणा नहीं, तो ये शाब्दिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? जो व्यक्ति जिनको गिरफ्तार करने की बात करके आया था, जिनकी 26 फोटोएं लगाई थी जंतर मंतर के ऊपर, जनता को कहा था कि आप हमें पावर दीजिए, हम जन लोकपाल लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद में बिल्कुल 160 डिग्री कोण से वापस मुड़ गया। आप मुझे एक बात बताइए, वो नैतिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? और रही बात वैचारिक भ्रष्टाचार की, तो जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठ करके, यानी कि देश के अंदर एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया, और कल तो वो मुखर होकर के कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, वो जेल से सरकार चलाए। तो कहने का तात्पर्य ये वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का तात्पर्य ये है, नई राजनीति सिखाने और दिखाने के लिए आए, और आज देश की जनता इस चीज को देख रही है कि जेलों से भी सरकार चलाई जाती है, जहां से गैंग चलाए जाते थे वहां से सरकारें भी चलने लगी है, और जेल से बाहर आने के बाद में इस्तीफा देने का जो एक जिसको कहते हैं स्टंट के, तो सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है निरंजन जी, वक्त कम है, इसलिए चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। पवन जी, अरुण जी, निरंजन जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा।